जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के बारे में पूरी मुकम्मल जानकारी मैंने आपको दी। लेकिन इन रूल्स में एक कुछ प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजंस में क्लैरिटी नहीं है। मैं प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन पर सीधा जाऊंगा। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन में ये लिखा है कि बोर्ड SSRB जो है वो इन पोस्टों के लिए उन तमाम लोगों से एप्लीकेशंस मांगेगा जो डोमिसाइल हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के और जिनकी प्रिस्क्राइब्ड एज और जिनका मिनिमम और मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है जो SRO 99/2008 के तहत सरकार ने प्रिस्क्राइब किया था। अब जाहिर सी बात है यहां पर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि SRO 99/2008 अगर थोड़ा ब्रैकेट में आगे लिख दिया गया होता तो शायद तमाम स्टूडेंट्स को पता चलता और कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि SRO 99/2008 क्या था, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन वैकेंसी के लिए क्या थी और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या थी, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। दूसरा, प्रेस्क्राइब्ड एज क्या है? प्रेस्क्राइब्ड एज का ऑर्डर जो सरकार ने निकाला था, वो प्रेस्क्राइब्ड एज का ऑर्डर क्या है? क्या उसके बाद उसमें कोई बदलाव तो नहीं आया? क्या सरकार ने कोई नया ऑर्डर तो नहीं निकाला, या एज को लेकर कोई नया ऑर्डर सरकार निकालने वाली तो नहीं है? ये सभी वो सवाल हैं जो सवाल इस वक्त तमाम उन बच्चों को परेशान कर रहे हैं जिन्होंने इन रिक्रूटमेंट को देखा है, सुना है, या जिन लोगों ने इसकी कॉपी डाउनलोड करके अब वो उसे पढ़ रहे हैं। हमने थोड़ी सी मेहनत की, हमने निकाल लाया SRO 99। ये 7 अप्रैल 2008 को SRO इशू किया गया था। इसमें क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, इस क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के लिए जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाला है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि जो 12th से ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई सभी करेंगे, लेकिन ये SRO साफ तौर पर ये कहता है, रिक्रूटमेंट रूल्स भी साफ तौर पर ये कहते हैं कि अगर आप 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उस ज्यादा पढ़ाई का आपको कोई फायदा इस रिक्रूटमेंट में नहीं होने वाला। उनके एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि आप किस डिवीजन के रहने वाले हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें कहां फॉल करते हैं। और जो नई कैटेगरी सरकार ने बनाई जिसमें 5-5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, अगर आप उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तब जाके आपको फायदा होगा। तो पहली बात तो मैंने आपको यह बता दी कि SRO 99 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 जो आज बनाए गए क्लास 4 के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं। यानी हर वो बच्चा जिसने 10वीं पास करी हुई है आज के दिन एलिजिबल हो जाता है इन क्लास 4 की रिक्रूटमेंट्स के लिए। लेकिन उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि उम्र का क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया क्या होगा। वो भी मैंने ऑर्डर निकाला। मैंने कहा कि मैं देखूं कि उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। तो ऑर्डर के मुताबिक मिनिमम क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 37 साल, मतलब 37 साल से लेकर 40 साल तक ये अपर लिमिट है। यानी 18 साल से लेकर जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया में 18 साल से लेकर 37 साल तक, 40 साल तक जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी में 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में 39 साल तक। यह जो आपको ठीक से याद होगा कि इसी क्राइटेरिया के तहत जो है बहुत सारी सिलेक्शंस की गई थी। ये वो ऑर्डर है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इशू किया गया है। मैंने इसके बाद थोड़ा सा और कोशिश की कि मैं जानूं कि जो सरकार ने अलग अलग पोस्टें पीछे अलग अलग SROs के तहत एडवर्टाइज करी थी, उन पोस्टों में क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया एज का रखा गया था। मैंने वो तमाम एडवर्टीजमेंट्स निकाली और उन एडवर्टीजमेंट्स से जो डिटेल्स मुझे मिली हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। क्लास 4 की वैकेंसी के लिए 2014, 15, 16 में जो भी वैकेंसीज निकली, सरकार ने मिनिमम एज 18 साल रखी और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी में 40 साल, रिजर्व्ड कैटेगरी में 43 साल, फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में 42 साल और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 48 साल, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और किसी और मुलाजमत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 40 साल। अब इसमें यह चीज समझना जरूरी है, यानी दोबारा से थोड़ा अंग्रेजी में बता दूं कि एज का क्राइटेरिया जितनी भी
मुलाजमतें हैं, जितनी भी पोस्ट इससे पहले एडवर्टाइज की सरकार ने 2016 में, 2017 में, उन पोस्ट में जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया था 18 इयर्स, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 इयर्स, रिजर्व कैटेगरी के लिए 43, फिजिकली चैलेंज के लिए 42, उस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 48 इयर्स, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए 40 साल, यानी 18 साल से लेकर आप अगर 40 साल तक हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी तक सरकार ने जो नोटिफिकेशंस इशू करी हैं। अब इस प्रेस्क्राइब्ड एज को शायद कल सरकार डिफाइन करे या परसों सरकार डिफाइन करे, कब करेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन करेगी जरूर। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो इस स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स में देखने को मिली वो थी कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीजन, उन्हें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और कैंडिडेट्स ऑफ द होम डिस्ट्रिक्ट उन्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे 10 मार्क्स। यानी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टों के लिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट अगर वही है जिस डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। डिवीजन के लिए पोस्ट है, जिस डिवीजन में पोस्ट क्रिएट की गई है, तो आपको उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि एक डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर वो अप्लाई करता है तो उसे 10 मार्क्स का नुकसान होगा, और एक डिवीजन का कैंडिडेट अगर दूसरे डिवीजन में अप्लाई करता है तो उसे 5 मार्क्स का नुकसान होगा। नुकसान इस हिसाब से कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं, आपने अगर 75 नंबर, मान लीजिए 75 में से 70 नंबर आपने ले लिए और आपके साथ होम डिस्ट्रिक्ट का, उसी डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चा है, तो उसे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए। डिविजनल कैडर के लिए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मगर यहां पर अब एक सवाल खड़ा होता है कि आपको ठीक तरीके से याद होगा, और मैंने बहुत सारे लोगों से जब ये बात भी की तो वो बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज करते हैं। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट नंबर 16 ऑफ 2010, इसे 31 मार्च 2020 को अमेंड किया गया, और अमेंड जब किया गया था उस समय इसके सेक्शन 6 में, 7 में और 8 में, सेक्शन 6 में क्लॉज 2 ओमिट किया गया, सेक्शन 7 में क्लॉज 2 ओमिट किया गया, और सेक्शन 8 में क्लॉज 1 ओमिट किया गया। इसको समझें आप, यानी जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट में क्लॉज सेक्शन 6, 7, 8 तीनों को अमेंड किया गया। ठीक है जी, रिक्रूटमेंट एक्ट में, रूल्स में नहीं। रूल्स में डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर और यूटी कैडर अभी भी है, लेकिन कानून में तरमीम की गई और कानून में जो अमेंडमेंट की गई उसमें सेक्शंस ओमिट किए गए। अब मैं आपको ले जाता हूं, यह है जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010, अमेंडेड एक्ट मेरे पास है। इसमें मैं आपको ले जाता हूं बिल्कुल वहीं पर जहां पर डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर को खत्म नहीं किया गया, बल्कि 6, ये लीजिए 6 सेक्शन 6 इसका है जिसको अमेंड किया गया, और जिसका क्लॉज 1 अमेंड किया गया, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये मेरे पास सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट है, इसमें साफ तौर पर सेक्शन 6 में ओमिट किया गया क्लॉज 2, और सेक्शन 1 में लिख दिया गया परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट की जगह डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट में ये सेक्शन 6 कहता था अपॉइंटमेंट टू डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए जब अपॉइंटमेंट होगी तो क्या होगा, एक आदमी डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा अगर वो परमानेंट रेजिडेंट है उस स्टेट का। इसे अब बदल दिया गया, अब है डोमिसाइल ऑफ J&K। उसके बाद इज अ रेजिडेंट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, इसे ओमिट किया गया, इसे जी, बाकी पोजेसेस द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी इसको रखा गया। डिविजनल कैडर में भी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट के बाद सेकंड जो सब सेक्शन थी वो थी इज अ रेजिडेंट ऑफ द कंसर्न डिवीजन, इसको भी सेक्शन 7 इन क्लॉज फॉर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट सब्स्टिट्यूट डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और सेक्शन 2 ओमिट क्लॉज 2, क्लॉज 2 को ओमिट किया गया। इसी तरीके से सेक्शन 8 में क्लॉज 1 को ओमिट किया गया। क्लॉज 1 था इज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट कैडर पोस्टों के लिए पहले परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी था, इसे ओमिट किया गया था, लेकिन बाद में इसकी जगह लिख दिया गया डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को डिलीट करने का मतलब यह था कि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें हुआ करती थी उसके लिए उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अप्लाई किया करते थे,
और उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे सिलेक्ट हुआ करते थे। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा की डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें हैं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चे ही अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन भी उन्हीं की होगी। डिविजनल कैडर की पोस्टें होंगी, डिविजनल कैडर की पोस्टों के लिए उसी डिवीजन के बच्चे अप्लाई करेंगे और उन्हीं की सिलेक्शन होगी। लेकिन जिस समय 31 मार्च 2020 को गजट नोटिफिकेशन आया, उसमें इन दोनों क्लॉजेस को डिलीट कर दिया गया और जो सेक्शन 8 थी उसका क्लॉज 1 भी डिलीट कर दिया गया। यानी अब आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए सिर्फ आपका डोमिसाइल होना और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, और ये इस वक्त भी वही है। डिविजनल कैडर पोस्ट के लिए भी आपका सिर्फ डोमिसाइल होना और आपकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस होना ही क्राइटेरिया है। और अगर आप यूटी कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डोमिसाइल होना और साथ में आपका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब अगर 31 मार्च की उस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखा जाए, उस गैजेट नोटिफिकेशन को ध्यान में रखा जाए, तो डिस्ट्रिक्ट कैडर में किसी डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट का होना जरूरी नहीं। यानी मंशा साफ थी सरकार की कि कोई भी किसी डिवीजन से अप्लाई करे या किसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करे, उसे पूरा इख्तियार है कि वो पूरी यूनियन टेरिटरी में किसी भी जगह नौकरी कर सकता है और उसको किसी भी जगह अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जब ये कानून बनाया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट, इसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर के लिए जो डिवीजन का होना और डिस्ट्रिक्ट का होने का जो क्राइटेरिया बनाया गया था, उसकी वजह यह थी कि आप क्लास 4th मुलाजमों को क्या उन्हें आप स्टेट लेवल पर ट्रांसफर करेंगे? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक पीएन या एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक क्लर्क, उसको आप डिस्ट्रिक्ट डोडा से मुल्ला, क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसे काम चलेगा? और अगर इतने मैसिव लेवल पर इतने छोटे छोटे मुलाजमों की भी ट्रांसफर होने लगेंगी तो सरकार उनके रहने का और उनके रुकने का बंदोबस्त कैसे करेगी? एक दूसरा यह था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमेशा हार्टबर्न रहा है कि जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं लगे, फलां डिस्ट्रिक्ट के लोग लग गए, हमारे डिवीजन के साथ ज्यादती हुई, फलां डिवीजन के लोग लग गए। कश्मीर जम्मू तो आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि जनाब कभी सुनने में आता है जी सारी रिक्रूटमेंट कश्मीर से हो गई, कभी सुनने में आता है जी सारी रिक्रूटमेंट जम्मू से हो गई। तो ये जम्मू कश्मीर और उसके बाद सब रीजनल लेवल पर ये जो हंगामे हुआ करते थे, उन्हीं हंगामों को एड्रेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर और स्टेट कैडर में इन तीनों कैडरों को डिफाइन किया गया था। और डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि उस डिस्ट्रिक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवीजन के लिए कह दिया गया था उस डिवीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार ने यह तथ्य दिया, सरकार ने यह कहा कि पोस्टों के लिए हम डिवीजन का, डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया नहीं रख सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, जो जजमेंट ये कहती है कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी बच्चे को अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर या अपनी डिवीजन से बाहर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं रोक सकते। आपको उसको पूरी इजाजत देनी है, कंपटीशन की बुनियाद पर तमाम लोगों की सिलेक्शन होगी। और उसके बाद यह भी कहा गया कि एक केस हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और उसमें भी यही लगता है कि फैसला यही आएगा कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन तक बच्चों को महदूद करना सही बात नहीं है। आप पोस्टें निकालिए, तमाम यूटी के बच्चे उसके लिए अप्लाई करेंगे और जिसकी जहां सिलेक्शन होगी वो वहां जाएगा। लेकिन आज जो ये रूल्स आए हैं, इन रूल्स में डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर उस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अप्लाई करता है तो उसे 10 नंबर मिलेंगे, और अगर उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर का बच्चा उस डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, मान लीजिए डोडा की पोस्ट के लिए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का कोई बच्चा अप्लाई करता है, तो उसे 75 नंबर तो मिलेंगे, रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर महिला हैं, और जो कैटेगरीज मैंने महिलाओं की बताई कि विडो हैं, जुडिशरी सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ऑर्फन हैं, तो 5 नंबर मिलेंगे, कैजुअल लेबरर हैं तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर घर में कोई मुलाजिम नहीं है तो भी 5 नंबर मिलेंगे। मगर डिस्ट्रिक्ट के 5 नंबर नहीं मिलेंगे, माफ कीजिएगा, डिवीजन के 5 नंबर नहीं मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट के 10 नंबर हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करता है तो उसे वो डिस्ट्रिक्ट के नंबर अपने डिस्ट्रिक्ट में तो 10 मिलेंगे, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको 10 में से 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। और इन डिस्ट्रिक्टों को डिवाइड कैसे किया गया, ये बड़ा सवाल है। क्या इन डिस्ट्रिक्टों की जो 10 नंबर आप दे रहे हैं, कैसे इनको लीगली जस्टिफाई किया जाएगा? क्या ये बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं? क्या ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्टों में बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, उसकी बुनियाद पर आप 10 नंबर दे रहे हैं?
या सिर्फ और सिर्फ अगर एक डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है कैप्चर न कर लें, वो वहां पर अपॉइंट ना हो, अगर इस चीज को रोकने के लिए आप 10 नंबर दे रहे हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि आपने जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन और रिक्रूटमेंट एक्ट के अंदर डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए जो रेजिडेंट ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का एक प्रावधान था उसे डिलीट क्यों किया? डिविजनल लेवल की पोस्टों के लिए जो प्रावधान था रेजिडेंट ऑफ द कंसर्न डिवीजन, वो डिलीट क्यों किया? इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, मंशा केंद्र सरकार की साफ है कि कंपटीशन की बुनियाद पर जिसको जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जिसको जो डिवीजन मिलेगा, वो बच्चा वहां जाएगा और अपनी नौकरी करेगा। लेकिन सरकार ने जो आज कानून प्रावधान लाए हैं, जो आज कानून लाया है, उस कानून में ऐसा लगता है रिजरेक्ट किया गया है, दोबारा से जिंदा किया गया है इसी रेजिडेंट ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंट ऑफ कंसर्न डिवीजन। हालांकि ये बच्चों के हक में है, ये इसलिए बच्चों के हक में कि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, जैसे मैंने बोला, हार्ट बर्न रहा है, डिविजन्स में हार्ट बर्न है, और उसके बाद हालात ऐसे हैं, जम्मू डिवीजन के बच्चे बहुत हद तक पूरी कोशिश करेंगे, उनके पेरेंट्स भी, कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो जम्मू डिवीजन में ही सर्विस करें क्योंकि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं। इसी तरीके से कश्मीर डिवीजन के बच्चे, माँ बाप अक्सर चाहते हैं कि जी बच्चा नौकरी अगर कोई छोटी मोटी पोस्ट पे कर रहा है तो घर के करीब ही रहे। अब अगर बच्चा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिविल सर्वेंट बना है तो सबको मालूम है जी पूरी स्टेट में घूमना है, लेक्चरर स्टेट में घूमना है। लेकिन लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए भी बड़ी हैरानगी की बात है कि जम्मू के लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स मोस्टली जम्मू डिवीजन में ही सर्विस करते हैं, कश्मीर डिवीजन में नहीं जाते। तो कुछ चीजें जो जम्मू कश्मीर में इतिहास से थी, उनका कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी, अब अगर उनको बदला गया है और वो टेरिटरी के लिए अच्छे के लिए बदला गया है, तो फिर बैकडोर से दोबारा से इन चीजों को लाने की आखिरकार जरूरत क्या है? अगर जरूरत पड़ी है तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट की एक कंडीशन थी और डिवीजन की एक कंडीशन थी, वो ये इंश्योर कर रही थी कि जम्मू डिवीजन में अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए मेजॉरिटी बच्चे जम्मू डिवीजन के ही सिलेक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट में, रजौरी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, डोडा में, रामबन में, इन डिस्ट्रिक्टों की अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों पर कम से कम इन्हीं डिस्ट्रिक्टों के बच्चे जो हैं वो अपॉइंट हो। असल मकसद ये था। मामला कुछ भी हो, बात सिर्फ इतनी कि एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, और साफ तौर पर यह भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल कैडर को लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन तो हट गया, लेकिन 10 नंबर और 5 नंबर देकर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन को रिजरेक्ट करने की कोशिश सरकार ने जरूर की है। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर हूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर इस जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट के 2010 के तहत जो कानून बने हैं, इस पर अगर कोई राजनीतिक पार्टियों के नेता बात करें, वकील बात करें, वो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। दीजिए इजाजत, आदाब।